Good morning, students. Good morning, sir. Last क्लास में हम लोग जावा के इन्वायरमेंट को डिस्कस कर रहे थे। तो बेसिकली जावा का जो इन्वायरमेंट है उसके 3 टाइप्स के टूल्स होते हैं, जेडीके, जेआरई और जेबीएम। तो चूंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने जेडीके अर्थात जावा डेवलपमेंट किट, जेआरई जावा रन टाइम इन्वायरमेंट, और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं जेबीएम, जावा वर्चुअल मशीन। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि जावा वर्चुअल मशीन क्या है। जावा वर्चुअल मशीन अर्थात जेबीएम एक प्रकार की एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। अब यहाँ पर वर्ड एब्स्ट्रैक्ट आया है तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। मशीन अभी छोड़ दीजिए, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। ओह नहीं, सॉरी। अभी आ गई? यस सर। ओके, तो जो जावा वर्चुअल मशीन है वो एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन है। तो अभी मैं मशीन को साइड पे रखता हूँ। मैं सबसे पहले एब्स्ट्रैक्ट के बारे में जानता हूँ कि आखिरकार एब्स्ट्रैक्ट है क्या। तो अगर आप लोगों को याद हो, C++ में एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आप लोगों को पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया गया है? एब्स्ट्रैक्ट नाम का Yes, sir. ओके, तो क्या मीनिंग होती है एब्स्ट्रैक्ट की, कोई बता सकता है? नहीं है ना। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है कंक्रीट, बॉडीलेस, शुद्ध भाषा में बोले निराकार। ओके, लेकिन काम पूरा वही होगा जो आकार वाला करेगा। मींस एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है कंक्रीट, बॉडीलेस। ये ऐसे जिसे हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं देख सकते कि नहीं ये एक चीज रखी हुई है। तो एब्स्ट्रैक्ट मशीन का मतलब होता है कि ये पूरी तरह से कार्य उसी तरह करती है जैसे एक मशीन करती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट। इसकी अपनी कोई बॉडी नहीं होती, बिना किसी सहारे के इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। इसे कोई ना कोई सहारा चाहिए जो इसके इम्प्लीमेंटेशन को पूरी कर सके। जावा में एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। तो ये जब मैं पहुंचूंगा उसमें इंटरफेस एक कॉन्सेप्ट है, जावा में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो वहां पर भी एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आएगा, तो मैं वहां पर इसको बिल्कुल डिटेल से आपको कि आखिरकार एब्स्ट्रैक्ट, चूंकि अभी तो मैंने बता दिया कि कंक्रीट, बॉडीलेस जिसकी अपनी कोई बॉडी नहीं है, विदाउट इम्प्लीमेंटेशन मतलब बिना सहारे के चल नहीं सकती है, इसके लिए कोई ना कोई सहारा चाहिए। तो अभी तो मैं जस्ट ओरली आपको बोल रहा हूँ, लेकिन मैं तब आपको करके बताऊंगा कि देखिए ये ऐसे होता है। ठीक है, इट इज ए स्पेसिफिकेशन दैट प्रोवाइड्स रन टाइम इन्वायरमेंट। ये स्पेसिफिकेशन कहे का स्पेसिफिकेशन है, रन टाइम इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने के लिए। किसे?
in which Java bytecode can be executed. ये जावा का जो बाइटकोड, क्योंकि मैंने पिछली क्लासों में बताया था आपको कि जावा में जो exe का कॉन्सेप्ट होता है, .exe फाइल होती है, वो नहीं होती है। क्या होता है यहाँ पर डॉट क्लास फाइल होती है। ठीक है, तो जब क्लास फाइल होती है तो क्लास फाइल exe में बाइनरी कोड में कन्वर्ट होता है, तो क्लास फाइल में कैसे कन्वर्ट करता है? बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, एंड द कैन बी एग्जीक्यूटेड, जो उसे एग्जीक्यूट करने में ये मदद करता है। JVMRs अवेलेबल फॉर मेनी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स। अब जो जावा वर्चुअल मशीन्स होती है वो डिफरेंट हार्डवेयर और डिफरेंट सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था कि JVM इज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। लिनक्स में काम करोगे तो लिनक्स का JVM लगेगा, विंडो में काम करोगे तो विंडो का JVM लगेगा, साइबेस पे काम करोगे तो साइबेस का लगेगा, मैकन्टोस पे काम करोगे तो मैकन्टोस का लगेगा। मतलब जिस भी प्लेटफॉर्म का मतलब यहाँ पर है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जावा के प्रोग्राम को रन करने जाएंगे उसी ऑपरेटिंग सिस्टम का JVM आपके पास होना चाहिए। ये क्या है? ये एक स्पेसिफिकेशन। कैसा स्पेसिफिकेशन? जल्दी देखिए, वेयर वर्किंग ऑफ जावा वर्चुअल मशीन इज स्पेसिफाइड। जब जावा वर्चुअल मशीन काम करती है तो वो एक स्पेसिफिकेशन वर्ड जो बार बार यहाँ पे आ रहा है, मतलब ये स्पेशलाइज कर दिया कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हें यही कार्य करना है, बट इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइडर इज इंडिपेंडेंट। लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट वो है ना, तो इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो इंडिपेंडेंट होगा, मतलब स्वतंत्र रूप से होगा, वो किसी के अधीन नहीं होगा, किसी के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं है। तो चूज द एल्गोरिदम, और ये अपनी एल्गोरिदम खुद से बनाता है। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से कार्य करना शुरू कर देता है। Its implementation has been provided by Oracle and other companies. अब Oracle यहाँ पर नाम क्यों आया है? क्योंकि मैंने पहले ही बताया था सन माइक्रो सिस्टम्स पहले इसका इन्वेंटर था, लेकिन बाद में 2008 में सन माइक्रो सिस्टम ने इसको सन माइक्रो सिस्टम से Oracle ने टेक ओवर कर लिया, मींस Oracle ने इसको खरीद लिया। ठीक है, तो अब इसका जो मालिकाना है कि वो किसके पास है? Oracle के पास है। तो ये एक स्पेसिफिकेशन है एंड इम्प्लीमेंटेशन। क्योंकि मैं पहले भी बताया हूं ये अकेले तो चल नहीं सकता, बिना सहारा इसको कौन प्रोवाइड करता है? इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज नोन एज JRE। बिना JRE के जावा रन टाइम, अगर याद हो कल की क्लास का लास्ट क्लास का जावा रन टाइम बताया था मैंने, JVM प्लस API, तो जावा रन टाइम के सहारे के बिना ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता है। Runtime instance, whenever you write Java command on the command prompt to run the Java class, an instance of JVM is created. क्योंकि इसका जो इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट होता है, कॉल करने की पुनरावृत्ति, किसी को बुलाने के लिए उसको इंस्टेंस बोला जाता है। तो व्हेन यू आर राइट जावा कमांड, जैसे ही आप कमांड प्रॉम्प्ट में जावा कमांड लिखते हैं तो JVM ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आपके घर में कोई जाता है और क्या करता है? डोर बेल बजाता है, ठीक है, तो आपको लगता है कि मेरे घर में कोई आया हुआ है। ठीक है, वैसे अगर आवाज आ रही तो आपको ये भी हो सकता नहीं मेरे बगल वाले घर पे आवाज दे रहा है, किसी और को आवाज दे रहा है, लेकिन डोरबेल जब आपके घर की बजती है तो आपको पता चलता है कि मेरे घर पे कोई आया है। तो उसी तरह से जैसे जावा कमांड तुम रन टाइम लिखते हो ना, वैसे ऑटोमेटिकली JVM क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है। नहीं, ये मेरे को कॉल किया गया, मुझे आगे काम करना है। द JVM प्लेटफॉर्म फॉलोइंग ऑपरेशंस, क्या क्या ऑपरेशंस JVM करता है? सबसे पहले काम है कोड्स को लोड करना, जो कोड आप लिखेंगे जावा का उसे लोड करना, देन उसे वेरीफाई करना। वेरीफाई का मतलब कहीं कोई समस्या तो नहीं है उसके साथ, ठीक है, उसे वेरीफाई करना, देन एग्जीक्यूट कोड, और इसके बाद उस कोड को
क्या करना, एग्जीक्यूट करना। एग्जीक्यूट करने का मतलब होता है कि आप जो भी रिक्वायरमेंट्स दिए हैं उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसे वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। एंड देन प्रोवाइड्स रन टाइम एनवायरनमेंट, और फाइनली क्या करता है, आपके प्रोग्राम को वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें वो आसानी से रन होने योग्य बन सके, आपका एप्रोप्रिएट रिजल्ट आ सके। और जब तक आपका एप्रोप्रिएट मतलब आपकी जरूरत के हिसाब से आउटपुट नहीं आएगा तब तक आप कैसे मानेंगे कि ये सही तरीके से काम कर रहा है। JVM प्रोवाइड्स डेफिनेशन फॉर द, क्या क्या डेफिनेशन प्रोवाइड करता है, मेमोरी एरिया। इसमें मेमोरी एरिया भी होती है, क्लास फाइल फॉर्मेट्स भी होता है, रजिस्टर्स सेट होते हैं, गार्बेज कलेक्टेड हीप होती है, मेमोरी मतलब फाटल एरर रिकॉर्डिंग्स होती है। यदि कोई किसी प्रोग्राम में अकस्मात किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो उसको रिपोर्ट मतलब यूजर्स को बताने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड द इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ JVM। अब हम यहाँ पर देखेंगे जावा वर्चुअल मशीन का आर्किटेक्चर, मतलब कैसे इंटरनली ये काम करता है, कौन कौन सी चीजें इसके साथ इन्वॉल्व होती हैं। तो इसके जो कंटेंट होते हैं, सबसे पहले होता है क्लास लोडर, फिर मेमोरी एरिया, फिर एग्जीक्यूशन इंजन। अभी भी जस्ट इसके पहले मैं आपको बता के आया हूं। अब देखिए इसका आर्किटेक्चर समझिए। ये एरिया कौन सा होता है, क्लास लोडर। जो तुमने प्रोग्राम बनाया है उसकी क्लास क्या है उसे लोड करने का काम कौन करता है, ये क्लास लोडर। देन इसमें क्लास एरिया, ये क्लास वहां से लाके यहाँ पे रख देना, उसके लिए ये जगह निश्चित होती है। ये हीप होता है, हीप मतलब मेमोरी एरिया, ठीक है। फिर स्टैक, स्टैक का मतलब होता है, स्टैक तुमने डेटा स्ट्रक्चर पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है ना, डेटा स्ट्रक्चर आई थिंक मैंने ही पढ़ाया होगा, पढ़ा ना आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर? यस सर। ओके, स्टैक का कॉन्सेप्ट याद है? स्टैक का कॉन्सेप्ट याद याद है? नहीं है सर। ओके, क्या है इसका प्रिंसिपल? क्या है सर याद प्रिंसिपल? नहीं है कह रहा था। ओ याद नहीं है, इसका प्रिंसिपल है लिपो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो ये स्ट्रक्चर की क्या होता है, मान लीजिए आप किसी दुकान पे गए और आप वहां बैठ गए, पता चला आप बैठे हैं और बाकी आपके जो लोग आ रहे हैं वो सामान ले लेके जा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम होगी। लिपो में क्या होता है, ये एक स्टैक फ्रेम होता है, ठीक है। स्टैक फ्रेम में पहले से निश्चित होता है एग्जीक्यूशन, ए मान लीजिए, बी, सी और डी। ये पोजीशन इसकी क्या होती है, ये पोजीशन इसकी होती है टॉप, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला जो टास्क आया है वो ए आया है और सबसे आखिरी में कौन आया है, डी आया है। तो क्या करेगा, डी को पहले एग्जीक्यूट, देन सी को, देन बी को, देन ए को। ये पीसी रजिस्टर्स होते हैं, जो पर्सनल कंप्यूटर्स में रजिस्टर्ड होते हैं, और ये नेटिव मेथड्स स्टैक होती है। जो मेथड्स या सब मेथड्स रिक्वायर्ड होते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, वो नेटिव मेथड्स की जगह होती है। मेमोरी एरियाज एलोकेटेड बाय द JVM, या JVM जिस चीज की जहां आवश्यकता होती है वो सब पूरे मेमोरी एरिया हम बनाए हुए। मैं अगर इसको इस तरह से कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्लास लोडर एक मालिक है और उसने यहाँ पर घर बना रखा है, अलग अलग कमरे सबके नाम अलॉट कर दिया है। तो जो जिसकी जहां पे आवश्यकता है वो ऑटोमेटिकली ये यहाँ से निकल के यहाँ इस तरह से अपने अपनी जगह वो लोग पहुंचते जाते हैं, और जिसकी उसको आवश्यकता पड़ती है उसे वो एक्सेस करता चला जाता है। अब एग्जीक्यूशन इंजन, इसके बाद ये इंजन है जो एग्जीक्यूट करता है आपके प्रोग्राम को, ठीक है। और देन इसके साथ नेटिव मेथड्स इंटरफेस, मींस जो मेथड्स इंटरफेस, सब मेथड्स,
पैकेजेस, एपीआई जो आवश्यकता पड़ती उन्हें वो यहाँ से लेता है। एंड फाइनली जावा नेटिव लाइब्रेरीज, जो लाइब्रेरीज होती, लाइब्रेरीज का मतलब पैकेज का कलेक्शन। जैसे C++ में तुम लोगों ने हेडर फाइल से पढ़ा है, तो हेडर फाइल्स का जो कार्य होता है वहाँ वही कार्य यहाँ पर जावा नेटिव लाइब्रेरीज मीन्स जो पैकेजेस जावा की भाषा में उन हेडर फाइल्स को IO stream.h, studio.h एंड द सो ऑन, इन्हें सबको यहाँ पर किस नाम से जाना जाता है? पैकेजेस के नाम से जाना जाता है। तो ये आर्किटेक्चर क्लियर हुआ क्या? या किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को पूछो, नहीं मैं आगे बढ़ूं। नो डाउट। ओके, कौन अभय तिवारी बोल रहा है, सुदेश बोल रहे हो? अभय। और लाइन में हो सूरज? यस सर। ओके, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, समझने की कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे। नहीं, सिर्फ कोशिश करिए, कोशिश करने से बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो आप यस कोशिश करिए। कहीं देखिए मेरी बात सुनो, बिल्कुल मैं ईमानदारी से बता दूं आपको, जी जहां पर ये बेसिक स्टेप्स है, अगर ये क्लियर नहीं होंगे ना तो हमें आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक, तो हमें सबसे यस पहले इनको क्लियर करना है। छोटी छोटी चीजें जेडी के ये आपके इंटरव्यू के क्वेश्चंस बनते हैं। आप जब भी इंटरव्यू वगैरह में बैठते हैं तो ये जेडी के जेआरई का कॉम्बिनेशंस क्या है, जेबीएम क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या जेबीएम स्पेसिफिकेशन नहीं है, क्या जेबीएम इम्प्लीमेंटेशन मांगता है या नहीं मांगता है। जेबीएम इम्प्लीमेंटेशन मांगता है क्योंकि ये अब्स्ट्रैक्ट है। अब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बॉडीलेस कंक्रीट। तो ये सारी चीजें ये बड़े बेसिक से कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रोग्राम रन करना, प्रोग्राम लिख देना, वो करना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब तक हम कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर करेंगे तो फिर हमें मजा नहीं आएगा। ओके, तो देखिए अब मैं इनको अलग अलग, अभी तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन मैं अलग अलग इनको बता रहा हूँ। ये सबसे पहले है आपका क्लास लोडर। क्लास लोडर इज ए सब सिस्टम। यहाँ पे क्लास लोडर क्या है? सब सिस्टम है। किसका? जेबीएम का। विच इज यूज टू लोड क्लास फाइल। इसका काम क्या है? क्लास फाइल को लोड करना। क्लास फाइल कैसे बनती है आपको पहले बता चुका हूं, देन अगेन रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए हेलो डॉट जावा नाम की मेरे पास एक प्रोग्राम है। इसे जब मैं कंपाइल करूंगा तो कंपाइल करने के बाद क्या बनेगा इसका? हेलो डॉट क्लास। ये और ये कलेक्शन ऑफ द बाइट कोड, ये बाइट कोड का कलेक्शन है क्लास फाइल। तो ये क्लास लोडर का काम है कि आपकी क्लास फाइल को लोड करना। व्हेनेवर वी रन द जावा प्रोग्राम इट इज लोडेड फर्स्ट बाय द क्लास लोडर। जब भी हम किसी भी जावा प्रोग्राम को रन करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है? जावा प्रोग्राम कहां लोड होता है? क्लास लोडर के साथ। देयर आर द 3 बिल्ट इन क्लास लोडर्स इन जावा। जावा में 3 प्रकार के क्लास लोडर्स बिल्ट इन। बिल्ट इन का मतलब क्या होता है? बता सकते हैं क्या मुझे आप बिल्ट इन का मतलब? पहले से बना हुआ हो। जी हाँ जी, पहले से वहां वो निश्चित कर रखे हैं कि ये क्लास लोडर्स होंगे। तो कौन कौन से हैं? पहला है बूट स्ट्रैप्स क्लास लोडर, मतलब दिस इज द फर्स्ट क्लास लोडर, ये सबसे पहला क्लास लोडर है। विच इज द सुपर क्लास ऑफ एक्सटेंशन क्लास लोडर। अब सुपर क्लास ऑफ द एक्सटेंशन क्लास लोडर, अब आपको बात आएगी यहाँ पर सुपर क्लास क्या होती है। तो क्या शायद मुझे इस बात को तो वो है ही है कि आप लोगों ने C++ पढ़ा है, तो सुपर क्लास और सब क्लास का कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा याद हो तो बताओ, नहीं तो मैं इसको बताओ फिर आगे बढ़ू। तो ग्लोबल होता है, एक लोकल होता है, वही वाला। जी नहीं नहीं नहीं, वो एक नहीं, वो ग्लोबल में नहीं नहीं, आता है। लोकल लोकल नहीं, सुपर क्लास और सब क्लास। अब मैं बता रहा हूँ, इनहेरिटेंस पढ़ा है ना आपने? यस सर, यस सर। ओके ओके, चलो चलो, मैं जस्ट जस्ट एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि इनहेरिटेंस जब पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत विस्तार से इसको बताने वाला हूँ। क्या होता है, इसको बड़ा मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल तुम्हारे घरेलू एग्जांपल से दे रहा हूँ, यहाँ समझना। तुम्हारे ग्रैंडफादर हैं, तुम्हारे फादर हैं, और तुम हो, ठीक है।
तो ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी है उसे यूज करने का अधिकार किसको है? फादर को। फादर को। ग्रैंडफादर और फादर की प्रॉपर्टी को यूज करने का अधिकार किसको है? सन को, ग्रैंडसन को। मीन्स तुमको। तो यहां पर जो सुपर क्लास हुई, तुम्हारे लिए तुम्हारे सुपर क्लास कौन हुए? तुम्हारे फादर। और तुम्हारे फादर के सुपर क्लास कौन हुए? तुम्हारे ग्रैंडफादर। ठीक है। तो ये जो सुपर क्लास का होता है, तो जब कहते हैं ना पिता की संपत्ति में पुत्र का बिल्कुल अधिकार होता है, उसी तरह से जब आपके ग्रैंडफादर की संपत्ति पे आपके फादर का अधिकार है। तो यहाँ पर ये जो सुपर क्लास है, मीन्स आपको पिताजी आपको घर बना के दे रहे हैं, पिताजी आपको गाड़ी लेके दे रहे हैं, आपको पिताजी बंगला, मतलब हर चीज पिताजी व्यवस्थित कर रहे हैं। तो सुपर क्लास का मतलब होता है कि आपको वो सारी चीजें पहले से मिल जाती हैं जिन्हें आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। इसका रेगुलेशन आप करवा लो। भाई पिताजी ने अल्टो लेके दिया, आप तुमको फॉर्च्यूनर में चलना है तो फॉर्च्यूनर तुम अपने हिसाब से ले लेना। ठीक है। पिताजी ने बंगलो फ्लैट दिया, तुमको बंगलो चाहिए तो भैया बंगलो बनवा लो, जमीन पड़ी बनाओ। तो दैट इज द सुपर क्लास। तो ये सुपर क्लास एक्सटेंशन ऑफ द क्लास लोडर। क्लास लोडर से संबंधित जो भी समस्याएं या जो भी चीजें होती हैं वो किसके पास होती है? क्लास लोडर, सब सुपर क्लास के पास। तो सबसे पहले जो क्लास होती है उसकी बूटस्ट्रैप क्लास लोडर होती है। देन एक्सटेंशन क्लास लोडर, दिस इज द चाइल्ड क्लास। अब ये चाइल्ड क्लास हो जाएगी भाई, मतलब ये फादर हो गए, बूटस्ट्रैप इसके फादर हो गए, तो एक्सटेंशन क्लास लोडर क्या हो गया? उसका चाइल्ड हो गया। दिस इज द चाइल्ड क्लास ऑफ बूटस्ट्रैप एंड पेरेंट क्लास लोडर। अब इसके ग्रैंडफादर कौन हो गए? क्लास लोडर। ग्रैंडफादर इसके क्लास लोडर हो गए, बूटस्ट्रैप इसके फादर हो गए, एंड द एक्सटेंशन इज द सन। So this is the child class loader of the bootstrap and the parent class loader of the system class loader. Then system oblique application class loader. This is the child class loader of the extension class loader. ये extension class loader का child है। ठीक। तो इस तरह से इसके पास जो क्लास लोडर होते हैं, थ्री टाइप्स के बिल्ट इन क्लास लोडर होते हैं। पहला होता है बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, दूसरा होता है एक्सटेंशन क्लास लोडर, और तीसरा होता है सिस्टम ऑब्लिक एप्लीकेशन। या तो सिस्टम में कह दूं या फिर मैं एप्लीकेशन कह दूं, वो क्लास लोडर्स। अब मेथड्स एरिया जो होती है क्लास, उसको ब्रैकेट में मेथड्स है, स्टोर्स प्री क्लास स्ट्रक्चर such as the runtime constant pool field and the method data। प्रोग्राम में होता क्या है? डेटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, सब क्लासेस होती है और मेथड होती है। उन सबको अलग अलग जगह पे रखने का काम कौन करता है? क्लास एरिया। हीप, इट इज द रन टाइम डेटा एरिया इन विच ऑब्जेक्ट आर एलोकेटेड। हीप क्या है? ये जब कोई भी क्लास रन हो रही होती है तो रन टाइम उसे ऑब्जेक्ट एलोकेट करने का कार्य हीप करता है। स्टैक, जावा स्टैक स्टोर्स फ्रेम, इट्स होल्ड लोकल वेरिएबल्स एंड द पार्शियल रिजल्ट्स एंड प्ले ए पार्ट इन मेथड इन्वोकेशन एंड रिटर्न। इसका काम है कि जो भी प्रोग्राम में वेरिएबल्स या मेथड्स दिए गए उन सबको अपने पास रखना, और जब जेबीएम उससे मांगेगा या जब भी क्लास को आवश्यकता पड़ेगी तो ये उसको क्या कर देता है? रिटर्न कर देता है। और ये आपको मालूम है कि स्टैक का नियम है, जो बाद में आता है वो पहले जाता है, जो पहले आता है वो बाद में जाता है। इस A new frame is created each time a method is invoked। जब भी कोई नया फ्रेम क्रिएट होगा, प्रत्येक मेथड नई मेथड क्रिएट होती है। A frame is destroyed when its method invocation completes। और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिलीट हो जाता है जब उस मेथड का कार्य पूरा हो जाता है। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर, जिसे कि शार्ट में पीसी कहते हैं, रजिस्टर कंटेंट्स द एड्रेस ऑफ द जावा वर्चुअल मशीन। ये क्या करता है? जावा वर्चुअल मशीन के एड्रेस को इंस्ट्रक्ट करता है कि उसे किस तरह से करंटली एग्जीक्यूट
करना है। नेटिव मेथड स्टेप, इट कंटेन्स ऑल द नेटिव मेथड्स यूज्ड इन एप्लीकेशन। जो भी नेटिव मेथड, नेटिव वर्ड यहाँ पर यूज किया गया मींस फिक्स्ड मेथड जो उसके साथ यूज की गई है, उन्हें नेटिव मेथड्स को एप्लीकेशंस के साथ यूज करने के लिए नेटिव मेथड स्टैक्स का प्रयोग किया जाता है। एग्जीक्यूशन इंजन, इसके इट्स कंटेंट्स, एग्जीक्यूशन इंजन होता है वर्चुअल प्रोसेसर है। इंटरप्रेटर भी इसी के अंतर्गत होता है जो बाइट कोड को रीड करता है और एग्जीक्यूट करने का काम करता है। जस्ट इन टाइम JIT कंपाइलर, इट इज यूज्ड टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस। इसका काम होता है आपके प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना। फाइनली जावा नेटिव इंटरफेस, इसको लास्ट शार्ट में JNI के नाम से जानते हैं। इज ए फ्रेमवर्क, यह एक प्रकार का फ्रेमवर्क है विच प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू कम्युनिकेट विद अनदर एप्लीकेशन। ये एक ऐसा इंटरफेस है जो हमें दूसरे एप्लीकेशंस के साथ कम्युनिकेट करने में हमारी मदद करता है, और ये दूसरी लैंग्वेज में लिखा रहता है जैसे कि C++ या सो ऑन। तो ये आपका जावा वर्चुअल मशीन का स्ट्रक्चर था, जो फाइनली जिस तरह से वर्क करता है उसके एक एक मेथड्स को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? नो सर। ओके, तो इसको आज आप लोग देखिएगा, और किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे जरूर कल की क्लास में, कल मीन्स जब भी नेक्स्ट क्लास होगी उससे पूछिएगा। और इसके बाद फाइनली कल मीन्स जो भी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोगों को फीचर्स देखने जावा के, देन प्रोग्रामिंग विल बी स्टार्ट। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ओके सर।